अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद और आज हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, कानूनी टीम के सुरखेल और अडयाला के तमाम असरार अपने सीने में समोए हुए होते हैं। कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ अहम बातें आपके सामने लेकर रख सकें। सबसे पहले आपको एक मुख्तसर ख़बर दे दें कि आज जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला गैर मौसर करने के लिए एक तरमीम की गई थी इलेक्शन एक्ट में 2024 के नाम से, उसको चैलेंज किया था बैरिस्टर गौहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उन्होंने, लेकिन उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी कुछ लगे थे। आज उस दरख्वास्त को वापस ले लिया। सलमान अकरम राजा पेश हुए थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम एतराज़ात को कबूल करते हैं, दरख्वास्त को दुरुस्त करके दोबारा दायर करेंगे। इसके पस मंज़र में क्या कहानी है वो आपके सामने बाद में रखेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम चौधरी साहब को ज़हमत दी है तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल जो सारे लोग जानना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने लगी है? कौन सा कार्ड रह गया है जिसकी कल से बाज़गश्त है जी कि इमरान खान साहब के पास अभी कोई और कार्ड है? क्या दोबारा पब्लिक कॉल देने जा रहे हैं? अडयाला में क्या चल रहा है? देखिए, इमरान खान साहब के पास एक कार्ड नहीं है। इमरान खान साहब के पास बहुत तरीके भी हैं, बहुत कार्ड्स भी हैं। तो वो एक फ़ारसी का शेर है कि बपा रसीद कार मुगा साकी, गुमाम अबर बपा रसीद कार मुगा साकी, हज़ार बादा ना खुर्दा दर रगे ताकस्त। यानी ये मत सोचिए कि साकी के पास जो है वो सामान ख़त्म हो गया, अभी बाग में बहुत सारे अंगूर के गुच्छे ऐसे हैं जिनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। सो सियासी जमातों के पास बहुत सारे तरीके होते हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो स्ट्रेटजी में और ये उसमें बिल्कुल होंगे और ऐसा कार्ड आएगा। आपकी लास्ट मुलाकात कल हुई है? परसों भी कल आप परसों वालों में भी थे, कल वालों में भी थे, इसलिए आप ख़ास हो गए हैं क्योंकि कल एक खबर आई है कि परसों वालों ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी इमरान खान को कि बाहर क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, क्या कहानी क्या है? ये परसों क्या इन्फॉर्मेशन देगी, कल क्या देगी? परसों जो थे लीडरशिप गई थी और कल जो अपना बीबियाँ गई थी वो आई विटनेस अकाउंट था। परसों वाला आप कह सकते हैं कि वो जो गैदरिंग थी और उसमें जो गैदर हुई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ना सलमान साहब और गौर साहब खुद तो मौजूद नहीं थे, तो वहाँ पे जो कंफर्म डेथ्स हैं उन्होंने उनका जिक्र भी किया था, हमने भी कंफर्म डेथ्स का किया। बाकी जो कल ये एक ही बात के दो हिस्से, कल जो बीबियों ने बात की है, लीमा बीबी ने, और जो बाहर आके भी बात की, वो भी ठीक कह रही हैं। वो मिसिंग पर्सन जो हमारे हैं 200-300 जिनके बारे में हमें पीटीआई का गुमान ये है कि शायद वो उनकी भी शहादत हुई है या वो लापता हैं, उनका ना हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड दिया जा रहा है, ना उनका कोई पर्चों में नाम है, ना वो वैसे लोकेट हो रहे हैं। तो लिहाजा वो हमारे कंसर्न हैं, अंदेशे और इस्तेमाल हमारे अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ और है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक अहम समाअत है। जो आपका ये कॉल थी फाइनल कॉल, इसको रुकवाने के लिए एक दरख्वास्त गई थी ताजरों के नाम से और फिर उसमें जो इंटरिम ऑर्डर जारी हुआ उसको बुनियाद बनाकर हुकूमत कहती रही कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एहतजाज नहीं कर सकती, हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आज हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारे ऑर्डर को गवर्नमेंट ने एक तरह से मिसयूज़ किया और उल्टा वो कहते हैं जी कि मैं तो खुद भी अदालत नहीं आ सका और गवर्नमेंट बार बार कहती रही कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप लीगल टीम में भी हैं, जब ये ऑर्डर आ गया था उसके बाद एक खबर ये भी आई थी कि इसको चैलेंज करने का फैसला किया गया या इसके खिलाफ जाने का, तो कॉल से पहले क्या ज़रूरी नहीं था कि इस पर अगर वजाहत ली जाती कि ये ऑर्डर ऐसे यूज़ नहीं हो सकता हमारे खिलाफ? इसको क्यों ओपन छोड़ा गया? सुहेल साहब, कानून सियासत को ड्राइव नहीं करता है, सियासत कानून को ड्राइव करती है, याद रखिएगा। कभी भी हाई कोर्ट का वो कॉग्निजेंस लेना और ऑर्डर पास करना, जैसे आज खुद भी वजाहत किया तो अच्छी बात है चीफ साहब ने वजाहत की है कि उन्होंने किसी को एहतजाज से तो नहीं रोका था, इजाज़त और उनके कंधों पे बंदूक रख के हुकूमत ने चलाई और बदनामी कोर्ट की हुई। अब वो क्योंकि सब जुडिस मैटर है, ज़्यादा गुफ्तगू आप और मैं उस पर करेंगे नहीं, लेकिन ये बात तो आज फिर साबित होगी कि हुकूमत ने उस ऑर्डर को और हुकूमत के अदालत के कंधों को मिसयूज़ किया। तो फिर आइंदा सबक अदालत के लिए ये है कि अपने कंधे नहीं प्रोवाइड करते सियासी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर एक हुकूमत जो है ख़ासकर वो मिस इंटरप्रेट करती है और मिस यूज़ करती है ऑर्डर अदालत के, जिसकी वजह से अदालत की बदनामी होती है। आज एक और इस्तीफ़ा भी, 2 इस्तीफ़े कल से आए हैं सामने। जो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, दोनों ने रिज़ाइन कर दिया है और आज खबर यह आई है कि इमरान खान साहब की हिदायत पर रिज़ाइन किया है और उनकी जगह ऐसा भी नहीं कि आप जुडिशल कमीशन का बायकॉट कर रहे हैं,
उनकी जगह अब जाएंगे बैरिस्टर गौहर जाएंगे और अली जफ़र साहब जाएंगे, ये भी सामने आ गया है। ये क्या स्ट्रेटजी है? उन दो को क्यों हटाना, इन दो को क्यों उसकी लगाना? वजह यह है कि दोनों जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब और शिबली साहब के ऊपर, उनके ऊपर रोज़ पर्चे होते हैं। वो पिछली दफ़ा भी जेसी में नहीं जा सके। देखिए, जुडिशल कमीशन एक इम्पॉर्टेंट इदारा है और वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है, खान साहब का ये ख्याल था कि एक तो क्योंकि कानूनी मुकदमात का सामना कर रहे हैं तो उनको ये वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करने में भी मुश्किल आ रही है। दूसरा जो है कि लॉयर्स का वहाँ पे इसलिए होना ज़रूरी है कि लॉयर्स की क्योंकि फील्ड है तो इसलिए वो भी है। लेकिन ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम था वो ये था कि उनके ऊपर जो आए रोज़ जाली पर्चे हैं, शिबली साहब के ऊपर भी हैं और उमर अयूब साहब के पास भी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जाली पर्चे होते हैं। तो वो फिर ज़ाहिर एक प्रॉब्लम तो होती है। पिछली दफ़ा भी रिप्रेजेंटेशन उनकी इसी वजह से नहीं हो सकी। एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिबेट में आई 26 के बाद कि इमरान खान साहब मान गए थे एंड पे कि संगजानी में होना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब की एक ऑडियो भी सामने आई। अब कल से जो अडयाला से खबरें आई हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ऑन कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जो किया वही हमने करना था और हमने वहीं जाना था जहां इम्पैक्ट होना चाहिए था। ये सारा तनाज़ा कैसे पैदा हुआ? आप तो चूँकि उससे पहले भी जा रहे थे अडयाला में। इमरान खान की वाज़ेह डायरेक्शंस क्या थी? 14 को जब उन्होंने कॉल दी थी, एग्जैक्टली 14 नवंबर को उन्होंने कहा था कि हम 24 को एहतजाज करेंगे, 24 को फाइनल कॉल होगी। बुशरा बीबी तो 14 से पहले 5-7 रोज़ पहले उनसे आखिरी बार मिली थी। तो फिर बीच में ये वहाम पैदा कैसे हुआ? और मैन लीडरशिप, अगर ये वहाम नहीं था, कोई इख्तलाफ नहीं था डीजो गाने में, तो फिर मैन लीडरशिप जो डेजिग्नेटेड लीडरशिप है, जो नोटिफाइड लीडरशिप है, वो उस दिन जिन्ना एवेन्यू पे क्यों नज़र नहीं आई? ये सारा मामला पैदा कैसे हुआ? इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें क्योंकि ये अभी भी कन्फ्यूजन है। ये परसों भी बात हुई थी। परसों भी इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी का ये कहा था कि उन्होंने उनके कहने पे डी चौक गए और जब इमरान खान साहब कहते तो फिर तो वजाहत की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ इट। बाकी ये बात है कि जो लोग वहाँ पे नज़र नहीं आए वो क्यों नहीं नज़र आए, ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। कारकुनान नाराज़ है, वर्कर्स इस गैर अदम हाज़िरी पे और गैर हाज़िरी पे वो शाकी हैं और उनकी वो तकलीफ़ में भी, और स्पेशली जिस तरह की शातें हो गई हैं, जिस तरह से लोगों को गोलियाँ लगी हैं, जिस तरह से लोगों को मारा गया है, जिस तरह ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की गई है, यानी मुजाहिरीन को इंगेज करने की बजाय वाटर कैनन्स या तो जो इनिशियल देखें ना एस्केलेशन होती है ना, फोर्स में फोर्स यूज़ करते हुए एस्केलेट किया जाता है, यानी मिनिमम फिर मीडियम फिर इस तरह से जाते हैं। इन्होंने तो बिल्कुल जो टॉप एस्केलेशन जो आखिरी हरबा है वो तो उसी से स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि ट्रैप था। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये बात की है और दूसरे सियासतदानों ने भी बात की है। देखिए, फिर पश्तूनों के साथ जो हो रहा है इंटरलिंक मामले है ना कि आप ID कार्ड दे के उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मुझे ईमान हाजिर मज़ारी ने बताया कि वो मूंगफली का तनाज़ा था 2 रेडी वालों से, उसको उठा लिया। तो इस किस्म की घटिया हरकत जब करेंगे, फजूल हरकतें करेंगे, आप पाकिस्तान को लिसानी बुनियादों पर तकसीम करना चाह रहे हैं। एजेंडा तो मुझे यही लग रहा है, तो ये कोई अच्छा एजेंडा तो नहीं है। और लोगों को गोलियाँ मार दी गई हैं और उस पर इनकारी हैं और आपके जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है हामिद मीर साहब हैं, जाहिद गशकोरी साहब ने कल ये मैं सुन रहा था एक ट्वीट उस पर की है, तो सारे लोगों ने इसकी तस्दीक भी कर दी। हज़ारों लोगों ने देखा है, स्नाइपर शॉट्स को भी देखा है जो वहाँ पे मौजूद थे। अलीमा भी ने कल हमें बताया वहाँ पे जो हुआ क्योंकि वो आई विटनेस अकाउंट तो वो मौजूद थी वहाँ पे। जिस तरह से 26 के बाद हैंडलिंग हो रही है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुरुस्त समत में जा रही है या ज़्यादा बेहतर हो सकता था? लीडरशिप का रोल जो अगेन जो नोटिफाइड लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर अली खान है, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनका रोल 26 के बाद से ऑनवर्ड, पहले का तो छोड़ें, उसके बाद जो हुआ उसके बाद आप समझते हैं कि कारकुनान जो अभी रोल प्ले किया जा रहा है उससे भी मुतमईन हो सकते हैं? नहीं, इस बात पे कोई दूसरी राय नहीं है। बेहतर हो सकता है, बेहतर होना चाहिए, बेहतर होना पड़ेगा। जो कारकुनान आपने बताया जिस तरह से कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, कई लोग हमने देखा कि अदालतों में पेश 3-3, 4-4 दिन के बाद भी किए गए, उनके रिमांड लिए गए। 139 कारकुनान का रिमांड 26 के बाद 29 या 30 को लिया गया है। तो इनका कोई पूरा डाटा आपने मेंटेन किया है लीगल साइड पे? उन लोगों को कोई कानूनी असिस्टेंस मिल रही है? क्योंकि अगर कोई कारकुन बेचारा बाजोड़ से आया था, उसको तो इस्लामाबाद का पता भी नहीं, रास्तों का नहीं पता, वकीलों का नहीं पता, तो उसे कौन आइडेंटिफाई करेगा? जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। पिछले महीने भी जब अक्टूबर के बाद भी 2800 कारकुनान जो हैं हमारे ILF के जो इस्लामाबाद के लड़के लड़कियां हैं वो जाते हैं ऑन देयर ओन और हर कोई अपना महा संभालता है।
इसमें किसी किस्म का ऐसी बात नहीं है कि वो उनको इमदाद नहीं मिलेगी। अगर कोई रह गया हो तो आपके पास भी वो इन्फॉर्मेशन तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। हमारी जहाँ तक वकला के असिस्टेंस का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसे नहीं दिए जाते। हमारे जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो ख़ुद पेश होते हैं, जो ILF के मेम्बरान हैं, तहसील सतह तक जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आप चूँकि रोज़ाना मिलते हैं इमरान खान साहब से, उनसे क्या गुफ्तगू होती है ये भी आपके इल्म में होता है, जो बाहर आके गुफ्तगू करते हैं बाकी रहनुमा वो भी आपके सामने है। एक तासुर ये पाया जा रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान इस वक्त जो नैरेटिव रख रहे हैं, मौजूदा बाहर जो क़यादत है उनकी, तीसरी बार मैं कह रहा हूँ नोटिफाइड क़यादत, वो उसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। गैर नोटिफाइड मैं कह सकता हूँ ना जी कि जो पुराने रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको सामने आ जाए तो कहा जाएगा जी हाँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी लीडरशिप में है। नोटिफाइड वो हैं जो आपके 9 मई के बाद से कोई सेक्रेटरी या कोई चेयरमैन है, ठीक है। क्या वो इस वक्त इमरान खान का जो असल बयानिया है उसका बोझ उठाने से कासर हैं, इधर उधर कर रहे हैं, दरमियान का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, या इमरान खान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? हो क्या रहा है, क्योंकि फाइनल कॉल इमरान खान किया और उन्होंने वाजे कहा है जी कि जो नहीं आएगा पार्टी में नहीं रहेगा, और फिर चेयरमैन ही ना आए। बात समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी समझाए मुझे। अगर कोई ऐसी बात हो तो इमरान खान साहब हटा देना, अगर वो वहाँ पे हैं तो उनका एतमाद रहेगा। जब तक इमरान खान साहब का एतमाद रहेगा तो मेरा एतमाद तो रहेगा उनके ऊपर, जो भी टीम लगाएंगे। बाकी वर्कर्स की ज़बान है वो आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझना चाहिए। कुछ कोताहियाँ कुछ कमियाँ तो हैं, उसको दूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। अडियाला में रोज़ इनकी मुलाकात रहती है इमरान खान साहब से भी। इंट्रो में मैंने आपसे बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला गैर मौसर करने के लिए एक तरमीम की गई थी इलेक्शन एक्ट में, और उसमें कहा गया था कि भले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला मौजूद हो, हम उसको एक बार जो शख्स किसी और पार्टी में चला गया वो वापस किसी और में नहीं आ सकता, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले की रोशनी में उसके खिलाफ केस आज आईनी बेंच में लगा हुआ था। उस दरख्वास्त को वापस लिया गया है सलमान अकरम राजा की जानिब से, और कहा गया बज़ाहिर ये कि हम इसको एतराज़ात दूर करके हम एक नई दरख्वास्त दायर करेंगे। लेकिन इसके मेरी खबर इसके पीछे ये है कि ये एक कानूनी मूव थी ताकि ये वाला आईनी बेंच इस केस के ऊपर कोई भी ऑर्डर जारी ना कर सके। कन्फर्म ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि कानूनी टीम ने बड़ी इसमें गहरी मुशावरत की और ये तय पाया कि ये बेंच, ये अल्फाज थे उनके कि ये बेंच काफ़ी खौफनाक है इस मामले पर। इसके सामने कोई भी आर्गूमेंट करने का मतलब ये है कि आप मखसूस नशिस्तों से हमेशा के लिए महरूम भी हो सकते हैं। अगर ये इस केस को लगाकर इस कानून को अपहेल्ड कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई फोरम नहीं होगा जहाँ पर हम जाकर इस की रेमेडी हासिल कर सकें या मखसूस नशिस्तें रिक्लेम कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि जब रिव्यू लगे असल बेंच के सामने जो जिसने फैसला सुनाया था, तो उसी बेंच में दोबारा फाइल करके तो कहा जाएगी कि आप इस केस को, चूँकि ये मिला हुआ मामला है, एक सा मामला है, तो इसी रिव्यू में आप इस एक्ट को जो चैलेंज किया गया है उसको भी साथ ही डिसाइड करेंगे ये एक्ट रह सकता था या नहीं, ताकि उसी बेंच के सामने लगे। अब रिव्यू क्या वही बेंच सुनेगा या नहीं, इस पर भी आज जो अमूमी केसेस सुने जा रहे थे आईनी बेंच में, उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अहम रिमार्क सामने आए हैं। एक केस में एक दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि इसमें पहला फैसला जो है 5 रुकनी बेंच का है, तो उसका रिव्यू उसी बेंच के पास जाना चाहिए। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वहाँ पर 5 बेंच मेंबर थे ना, हाँ तो हम साथ हैं, तो टेक्निकली हम रिव्यू सुन सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आईनी बेंच रिव्यू सुन सकता है, उन्होंने ये वाजे किया, लेकिन साथ उन्होंने नंबर भी वाजे कर दिया है कि नंबर अगर कम होगा तो ही सुना जाएगा। अब मखसूस नशिस्तों का केस 13 रुकनी बेंच ने सुना हुआ है। इन रिमार्क्स, इन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में इसका मतलब है कि बेंच के एक रुकन तो कम अज़ कम कायल है, और उसको किसी ने अपोज नहीं किया कि अगर तादाद कम होगी पहले फैसला देने वाली बेंच की तब ये बेंच सुन सकता है, अदरवाइज़ दोबारा बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, या कम अज़ कम उतने रुकनों का, या फिर उन्हीं जजेस के पास ये केस जाएगा। ये अब तक की अपडेट्स थी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी कुछ अहम खबरें शाम की दूसरे व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।